हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग आपके सामने, हम लोग नहीं, मैं अकेला ही हूं, है ना। एक साथ में कैमरा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मतलब हम यानी कि मैं आपके सामने क्लास 11th का 9th चैप्टर में आपके सामने लेकर के आया हूं। और आप सभी को पता है कि इससे पहले के 8 चैप्टर बेटे आप लोगों को प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। सब बच्चों ने, मतलब कुछ बच्चों ने देख भी लिए हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वो आप पीछे से आराम से देख करके आएंगे और सिलेबस को बढ़िया से अच्छे से करते हुए, एक नोट्स तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करेंगे वो बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अनुक्रम और श्रेणी, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर की आज शुरुआत है। शुरुआत का मतलब इसकी पहली एक्सरसाइज प्रश्नावली 9.1 का इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर मात्र 2 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है और पहला है अनुक्रम और दूसरा है श्रेणी। तो आप ध्यान रखें, मैंने पहले भी बहुत जोर देके कहा है, आप 11th 12th यानी कि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। कहने की बात यह है, आप गणित को लेकर के जैसे ही कहीं आगे बढ़ेंगे, 12वीं के बाद गणित को लेकर के आगे किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको हिंदी काम में नहीं आएगी। तो बेहतर यह है कि सभी टर्म्स को, यानी कि जो भी हम लिखते हैं, जैसे अनुक्रम है, अनुक्रम याद रखें कि हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर अनुक्रम को आप सीक्वेंस याद रखें तो बेहतर है और श्रेणी को आप लोग सीरीज ध्यान रखें तो बहुत बेहतर है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में ही करूंगा मैं भी आपके सामने, मैं अनुक्रम कम इस्तेमाल करूंगा, आपको सीक्वेंस ज्यादा वर्ड इस्तेमाल होगा। तो चलिए बात करते हैं इन 2 टॉपिक्स के बारे में। और पहला टॉपिक हमारा आपको दिख रहा है, सामने लिखा है, और अनुक्रम क्या है, व्हाट इज अनुक्रम, यानी कि सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लें कि ये क्या है भाई, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं। देखो, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना, ठीक है ना। बस छोटी सी बात है, उसके ज्यादा कुछ फालतू टेंशन लेने वाली बात नहीं, फिर सवाल करेंगे फिर डायरेक्ट जाके। तो अनुक्रम क्या है, यानी कि सीक्वेंस क्या है। अगर हम कुछ नंबर्स का एक समूह तैयार करें, संख्याओं का एक समूह लिखें, समूह मतलब ग्रुप बना लिया एक, और उन जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं के बीच में कोई मैथमेटिकल रूल, यानी कि गणितीय नियम काम आ रहा हो या कोई पैटर्न काम में आ रहा हो, उनमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा हो या कुछ मैथमेटिकल रूल दिख रहा हो कि यार इनके बीच में ये संबंध है, ठीक है ना। तो हम ऐसे ग्रुप को, ऐसे अरेंजमेंट को, संख्याओं के ऐसे अरेंजमेंट को हम अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस कह सकते हैं। कह सकते नहीं, कहते हैं, डेफिनेट है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेता हूं। मान के चलो मैंने आपके सामने लिखा 2 4 6 कोमा करते हुए मैं लिखता जा रहा हूं 8 10 12, ऐसे ही आगे तक ये बढ़ता चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत तो हमने क्या करा, ये कुछ संख्याएं हैं जिनको मैंने ऐसे ग्रुप बना करके इसका लिख दिया। लेकिन इन ग्रुप में ना, इन नंबर्स के बीच में एक मैथमेटिकल रूल आपको दिख रहा होगा, गणितीय नियम दिख रहा होगा, गणितीय एक नियम दिख रहा होगा। अंग्रेजी में इसको कहेंगे मैथमेटिकल रूल, मैथमेटिकल, है ना, मैटिकल एक रूल दिखाई दे रहा है, और मैथमेटिकल रूल क्या है कि दीज आर ऑल, ये सभी की सभी सम संख्याएं हैं, ठीक है ना। और सम संख्याओं को एक सिस्टम से पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी ऐसे करते लिखा, तो हमने ये अरेंजमेंट जो है, ये सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम आपका कहलाएगा, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, एक और ले लिया 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, आगे तक जाएंगे। तो ये भी एक सीक्वेंस ही है, बिकॉज इसके अंदर भी एक मैथमेटिकल रूल काम में आ रहा है। जैसे इसमें मैथमेटिकल रूल क्या था, ये था सम संख्याएं थी, सभी कैसी थी, सब संख्याएं थी, सम संख्याएं। और इसमें भी ये सारी की सारी आप विषम संख्याएं हैं, आप देख सकते हैं विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना, विषम संख्याएं हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो एक नियम लग रहा है कि सारी सम संख्याएं हैं या सारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये भी एक सीक्वेंस बनेगा, एक अनुक्रम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और लिखा आपके सामने, मैं लिखा इस बार 7, है ना, या फिर 7 7 7 7 एंड 7 7 7, फिर 7 7 7 7 7। तो ये क्या है, क्या ये भी एक सीक्वेंस बनेगा क्या? बिल्कुल एक सीक्वेंस है।
क्योंकि इसके अंदर जो एक रूल तो नहीं कह सकते, एक मैथमेटिकल रूल तो नहीं कह सकते, क्योंकि रूल तो एक अंडरस्टूड होती है चीजें। ये इसके अंदर एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम पैटर्न कह देंगे। क्या कह देंगे? पैटर्न, है ना। पैटर्न हो, दो चीज हो सकती है, या तो कोई मैथमेटिकल रूल काम में आ रहा हो या कोई पैटर्न काम में आ रहा हो। पैटर्न मतलब आप इसके अंदर क्या पैटर्न देख रहे हो कि पहला जो मेंबर है, पहला जो सदस्य है इस सीक्वेंस का, है ना, इस सीक्वेंस का पहला जो सदस्य है उसमें 1 7 आ रहा है, 1 7, फिर 2 7 आए हैं, फिर 3 7, फिर 4 7, फिर 5 7, तो ऐसे ही एक पैटर्न बनता जा रहा। तो अगर मैं कहीं चलते हुए 10वां, मैं कभी देखूं कि 10वां मेंबर क्या बनेगा, तो उसमें 10 7 7 आएंगे, 7 को हम 10 बार लिख देंगे, है ना। जैसे इसके 1 2 3 4 5, हम इसके अगले वाला अगर मैं मेंबर देखूं, इससे अगले वाला सदस्य देखूं इस ग्रुप का, तो बनेगा 6 बार 7, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा। तो ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दिख रहा है आपको एक पैटर्न, एक क्या दिख रहा है मेरे पास में, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं फिर से वही बात कहूंगा कि सीक्वेंस क्या है अनुक्रम के संख्याओं के, है ना, संख्याओं के समूह में अगर हमारे पास में, या संख्याओं का ऐसा अरेंजमेंट, है ना, संख्याओं का ऐसा अरेंजमेंट जो किसी मैथमेटिकल रूल यानी कि गणितीय नियम या फिर पैटर्न को फॉलो करता हो, पैटर्न को प्रदर्शित करता हो, तो ऐसे को हम लोग, ऐसे ग्रुप, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कह देंगे, क्या कह देंगे भाई? सीक्वेंस कह देंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल और देखें। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा कि ये लिखा मैंने 2 3 7, अरे नहीं 5 7, देन 11, देन 13, और उसके बाद में 17। अगर आगे की तरफ बढ़ते जाएं तो ये क्या है? क्या ये भी एक सीक्वेंस होगा? क्या ये भी एक अनुक्रम होगा? बिल्कुल होगा। आप इसके अंदर देखो क्या पैटर्न या क्या क्या रूल है। इसके अंदर एक मैथमेटिकल रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 2 3 5 7 11 13, ये सारी के सारी अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? प्राइम नंबर्स हैं, है ना, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य, है ना, संख्याएं हैं। तो इनमें भी एक रूल फॉलो हो रहा है। तो ये भी हमारे पास में एक सीक्वेंस बनेगा, ये भी एक सीक्वेंस, है ना, आपके पास में सीक्वेंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना, आपके पास में। तो अगर इतना आपको समझ में आया होगा तो सीक्वेंस, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सीक्वेंस क्या है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन अगर बनाने चाहें हम लोग, ठीक है नहीं, आपके पास में, तो क्या लिखी जा सकती है? छोटी सी डेफिनेशन, बुक्स में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बना के लिख दे रहा हूं, ताकि आपको या कुछ लिखने लायक तो हो कॉपी में, क्योंकि जो बकवास है इसको तो लिख नहीं पाओगे ना, है ना। तो क्या करोगे आप लोग? लिखोगे कि इसी बात को, जो मैंने बातें लिखी हैं उसी बात को मैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कनेक्ट करके लिखने की कोशिश कर रहा हूं। और वो क्या है कि किसी, मैं बना लेता हूं, चलो, किसी गणितीय नियम, गणितीय नियम को अंग्रेजी में कहा जा सकता है मैथमेटिकल रूल, है ना, रूल, किसी मैथमेटिकल रूल या फिर पैटर्न, है ना, या फिर क्या? पैटर्न, ठीक है ना, मैथमेटिकल रूल या फिर पैटर्न, ठीक है ना, आपके पास में पैटर्न से, ठीक है, पैटर्न से बने संख्याओं के अरेंजमेंट को, है ना, अरेंजमेंट कह लो या समूह को, है ना, समूह ही तो है, समूह कह लो, है समूह को, किसको? समूह को, ग्रुप को, है ना, समूह को हम क्या कह सकते हैं? को अनुक्रम या फिर सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस कहते हैं। ध्यान रहेगी बात आपके पास में, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी हम लोग सीक्वेंस ही पढ़ेंगे, सीरीज थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे, तो सीरीज को मैं हटा दे रहा हूं, उसको अभी नहीं, इसका तो बहुत कम पार्ट है, ज्यादा इसी पे बात करनी है हमें। तो सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम ध्यान दें कुछ और बातें इसमें हमें पता करनी है, क्योंकि इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसने पूरा उत्पात मचाया है आपकी क्लास में भी, और आगे जब आप बढ़ोगे तब भी ये आपको बहुत देखने को मिलेगा, अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस, ठीक है ना। सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
अगर हम सपोज कर लो, सारे एग्जाम्पल मैं हटा दे रहा हूं और एक एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा गहन चर्चा करना चाहता हूं सीक्वेंस में और क्या क्या बातें हो सकती हैं, और वो बातें ये है। तो देखिए, अब सुनो मेरी बात। एग्जाम्पल मैं यहां से ले रहा हूं, उदाहरण ले रहा हूं मैं, एक उदाहरण में वही ले लूं, बड़ा सिंपल जो अभी लिया था मैंने कि 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, ऐसे जाता जाता ये क्या है हमारे पास में एक अनुक्रम है। और ये जो संख्याएं लिखी हैं, जैसे ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या आपके पास में है ना, तो हम लोग जो समूह के जो सदस्य हैं, जो समूह के जो सदस्य हैं, सदस्य का मतलब ये सदस्य ही तो हैं को ना हम लोग अनुक्रम के पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम। अनुक्रम यानी कि आपके पास में सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस के पद कहते हैं, पद कहते हैं। ये ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में इस सीक्वेंस का पहला पद ये है और इनको हम लोग है ना, और पहले पद को है ना, पहले सदस्य को, जो पहला सदस्य है उसको हम लोग पहला पद कह देंगे, पहला पद कह देंगे, और पहले पद को हम A1 से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? A1 से लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें कि दूसरा सदस्य है, जैसे ये 4 है, इसको हम दूसरा पद कह देंगे। क्या कह देंगे? दूसरा पद कह देंगे, और इसको रिप्रेजेंट हम A2 से करेंगे, है ना, A1 A2। ऐसे ही अगर तीसरा होगा तो A3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर एक जनरल हम लोग एक नोटेशन वाइज एक सीक्वेंस लिखें तो क्या लिखी जाएगी? ठीक है नहीं? तब देखो, तब A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते हमारे पास में ये एक हमें क्या मिलेगा? एक हमें क्या मिलेगा? एक सीक्वेंस मिलेगा, यानी कि अनुक्रम मिलेगा। क्या मिलेगा? सीक्वेंस हमें मिलेगा, यानी कि एक अनुक्रम हमें मिल जाएगा। ठीक है ना? एक अनुक्रम है, ठीक है, जिसमें पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, फिर A3 है, आपके पास में A4 है। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके पास में सीक्वेंस के पद कहलाते हैं। ठीक है ना? ये सारे के सारे क्या हैं? ठीक है नहीं? ये सारे के सारे क्या हैं? सीक्वेंस के पद हैं हमारे पास में, है ना। अब सीक्वेंस के अंदर एक बात ध्यान देनी है, सीक्वेंस में हमें एक पद निकालते हैं, जैसे कि हम उसको कहते हैं व्यापक पद कहें, व्यापक पद, या फिर जैसे कि हम बात करते हैं एनवा पद। क्या बात करते हैं? एनवा पद, है ना। ये यहां लिख लेते हैं हम। सीक्वेंस मतलब अनुक्रम में एनवा पद है ना आपके पास में। nth टर्म अंग्रेजी में कहते हैं पद को ना। जो पद होता है, पद शब्द की जो अंग्रेजी होती है वो होती है टर्म। क्या होती है? टर्म, है ना आपके पास में। तो अगर हम ध्यान दें तो पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म, इसको हम अंग्रेजी में अगर कहेंगे FIRST फर्स्ट टर्म, है ना। और ये होगी सेकंड टर्म, ऐसी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, है ना। तो पद को हम लोग क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं, ध्यान रखना है। तो चलो वो तो बात मैंने उधर लिख दी, समझ में आपको आ गया होगा। तो अगर किसी भी सीक्वेंस का हम एनवा पद या फिर इस एनवे पद का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं व्यापक पद, जनरल टर्म, व्यापक पद, है ना। अंग्रेजी में इसको कहेंगे जनरल टर्म। इस बारे में भी बातचीत करनी जरूरी है, क्योंकि मेन काम, आई थिंक द मेन थिंग इज दैट, पूरी एक्सरसाइज जिस टॉपिक पे है वो इस टॉपिक पर है। हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.1। अरे 8.1 में घुसा हूं अब भी यार, मैं निकल के आ चुका हूं यार। 9.1 है, कौन सा है? 9.1 जो एक्सरसाइज है। तो क्या होता है एनवा पद? जैसे कि ध्यान से देखना, अगर मैंने ऊपर लिखा है, आप ध्यान दो, मैंने एक सीक्वेंस लिखा है, सपोज कर लो ये A1 है ना, A1 A2 A3 है ना, A4 एंड A5, ऐसे चलते चलते हमारे पास में कहीं ना कहीं आपको एनवा पद मिलेगा। मतलब क्या है? पहला पद तो A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, फिर A4 है। ऐसे चलते चलते 10वां पद A10 आ जाएगा। चलते चलते कहीं भी आपको 15वां पद A15 मिल जाएगा।
ऐसे चलते चलते nवा पद an मिल जाएगा, है ना। तो nवा पद जो होगा आपके पास में सीक्वेंस, ठीक है ना, आपके पास में सीक्वेंस का जो व्यापक पद होगा, व्यापक पद या व्यापक पद कहो या फिर इसको आप nवा पद कह लो, nवा पद जो होगा उसको हम लोग an से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, an से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो बकवास हुई इसको एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण आपके सामने लिया है टॉप वाला, है ना। अगर मैं आपके सामने बात करता हूं मेरे भाई कि एग्जांपल है और ये 2 4 6 8 है ना, देन 10 ऐसे चलता रहेगा। काम मेरे को nवा पद क्या होगा, nवा पद अगर मैं देखना चाहता हूं, nवा पद अगर मैं लिखना चाहता हूं nवा पद, तो इसके nवें पद को देखने के लिए मेरे को ये क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा मैथमेटिकल रूल, जो कि डेफिनेशन में मैंने बात की है, कौन सा गणितीय नियम काम कर रहा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम लोग उसका nवा पद ज्ञात कर सकते हैं, व्यापक पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर मैं a1 की बात करता हूं, a1 मीन्स दिस इज 2, a2 की बात करता हूं ये 4 है, a3 की बात करता हूं तो ये 6 है, a4 की बात करता हूं तो ये 8 है, a5 की बात करता हूं तो ये मेरा 10 है। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं चल के मुझे an निकालना है। an मतलब एक जनरल टर्म, एक nवा पद निकालना। ये nवा पद बहुत दमदार होता है, मैं भी आपके इसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा भाई। जिसको nवें पद की जानकारी है ना, जिसको nवा पद पता है, जिसको व्यापक पद पता है किसी भी सीक्वेंस का, तो भाई साहब उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं, वो बस सारे काम फटाफट हो जाएंगे। लेकिन मेन बात है आपको nवा पद आना चाहिए। देखो क्या होगा, है ना, क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा अरेंजमेंट अगर देखें तो मैं अगर इसको लिखूं, मैं 2 into 1 लिख सकता हूँ, इसको 2 into 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 into 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 into 4 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 into 5 लिख सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं 1 a1 है तो 2 गुणा 1 है, a2 है तो 2 गुणा 2 है, a3 है तो 2 गुणा 3 है, a4 है तो 2 गुणा 4 है, a5 है तो 2 गुणा 5 है, ऐसे ही an है तो 2 गुणा n है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस है 2 4 6 है ना, 8 10, इसका जो nवा पद है an कैन बी फाइंड आउट बाय 2n, मतलब an क्या है हमारा 2n है। अब देखो कितनी मजेदार चीज है, ध्यान देना, जहां n क्या है याद रखना कि n कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी, n कोई भी नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। देखो उसकी मजेदारी देखो, अब an अब भूल जाओ, हमें तो सिर्फ क्या पता था, ठीक है ना। इसको नोट कर लिया आपने, मैं कुछ जादूगरी से दिखाना चाहता हूं, नोट कर लिया, ठीक है, ओके। सपोज कर लो आपको किसी भी सीक्वेंस का आपको कहा गया है, किसी सीक्वेंस का यानी कि अनुक्रम का, सीक्वेंस का nवा पद यानी कि जो an है वो दिया है 2n है, तो अनुक्रम ज्ञात करो, यानी कि सीक्वेंस ज्ञात करो, है ना, सीक्वेंस ज्ञात करो। मेरे को कह रहा है कि सीक्वेंस ज्ञात करो मेरे बेटा, क्या करो, सीक्वेंस ज्ञात करो। तो देखो ये बड़ा दमदार काम है, इसमें ना, इससे हम सारे सीक्वेंस बना सकते हैं, जो भी सीक्वेंस ये बनी होगी, जिसका भी ये nवा पद रहा होगा। मैंने कहा कि जो n है ना, मैं हल कर रहा हूं उसको, मेरे पास में जो n है, n बेसिक सी बात है, नेचुरल नंबर ही होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि पदों की संख्या होती है, n क्या होती है, पदों की संख्या। पदों की संख्या हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही होगी, नेचुरल नंबर ही होगा, या तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई दशमलव में मिल जाए कि 3.5 पद 4.5 पद 3.25 पद, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो मेरे भाई हम लोग जैसे पहला पद निकालना चाहते हैं, an इज इक्वल टू है 2n, मेरे को निकालना है पहला पद मतलब a1,
पहला पद तो A1 होता है ना, तो A1 क्या होगा, हम लोग इसके अंदर n की जगह 1 भर देंगे, तो 2 इंटू 1 वी गेट 2, और A2 क्या हो जाएगा, हम लोग n की जगह 2 भर देंगे, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। मैं तीसरा पद निकालना चाहता हूं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। मैं चौथा पद निकालना चाहता हूं, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8। ऐसे चलते चलते आप कुछ भी कोई सा भी पद मान के चलो, आप बीच में निकालना है तो कह रहा 15वां पद निकालो, कौन सा निकालो, 15वां पद, A15 निकालूंगा जी। A15 हो जाएगा 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 और 15 दूनी 30, चाहे चेक कर लो, लिख करके कॉपी में बेटे चेक कर लो, वो हमेशा ही 15वां पद 30 मिलेगा। तो मिल गया ना सीक्वेंस, इस nवें पद से सीक्वेंस मिल गया ना, 2 4 6 8 है ना, एंड देन चलते चलते कहीं 30 भी मिलेगा या फिर आगे भी चलता रहेगा काम आपके पास में। तो मेरा कहने का मतलब ये था। चलिए, उम्मीद करता हूं सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मतलब सीक्वेंस का हम लोग nवां पद, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इसको देखना है। और ऐसा नहीं है कि सभी सीक्वेंस का nवां पद यानी कि व्यापक पद हम ज्ञात कर सकते हो, ये भी जरूरी नहीं है, इट्स नॉट इजी। सपोज कर लो ऐसे भी कुछ अनुक्रम है जिनका nवां पद ना पता हो, मतलब जिनका व्यापक पद हम ना ज्ञात कर पाए, कोई फॉर्मूला ना बना पाए, जैसे इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला बना लिया। इस सीक्वेंस को, इस अनुक्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि an इज इक्वल टू 2n। लेकिन कुछ ऐसे भी सीक्वेंस होते हैं जिनका कोई इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं निकल करके आता। तो ऐसे कौन से, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्याएं, इनमें केवल एक पैटर्न होता है, जैसे 2 3 है ना, आपके पास में 5 देन 7 देन 11 देन 13। कोई भी आप कितनी कोशिश कर लेना, कोशिश बहुत लोगों ने कर ली, बहुत लोग चले गए, लेकिन इसका व्यापक पद नहीं निकाल पाए। एक ऐसा फॉर्मूला नहीं दे पाए कि जिसमें हम n का मान 1 2 3 4 भरते हुए ये सारे पद ज्ञात करे जा सकते हो, जैसे इस वाले में हुआ था। इस an के अंदर हमने n का मान 1 भरा तो पहला पद, n का 2 भरा तो दूसरा पद, n का मान 3 भरा तो तीसरा पद, n का 4 भरा तो 8, मतलब चौथा पद आपका निकल के आ जाता है। लेकिन अभाज्य संख्याओं के लिए ऐसा कोई भी एक गणितीय सूत्र इस तरीके से हमारा an कोई निकाल ही नहीं पाया। तो आप, ये अनुक्रम तो है, ये सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस है, लेकिन हम लोग इसका जो व्यापक पद है यानी कि जनरल टर्म है ना, उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। कि बस सिर्फ अगर जितने भी लिखने हैं, अगर आपको कह दिया जाए इस अनुक्रम का 20वां पद लिखिए, तो आपके पास कोई चारा नहीं है इस तरीके से, जैसा इसमें आप 15वां पद डायरेक्ट निकाल दे रहे थे ना, इसके अंदर आप 20वां पद निकाल सकते हो। A20 करके कहोगे जी 2 गुणे 20 कर दोगे, 10 40 आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर आपको कह दिया जाए अभाज्य संख्याओं के अंदर बताओ 40वीं अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप लिखें बैठ के 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे लिखते हुए आगे बढ़े, कोई उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना समझ में हमें आ गया। और हमें पढ़ने भी वही है, सही बात तो यह है कि हमें पढ़ने भी हमारे सिलेबस में, हमारे जो कोर्स में 12th के अंदर 11th के अंदर वही जिनके हमें व्यापक पद पता होंगे वही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जरा फटाफट आप स्क्रीन वो इसको पॉज करके जरा नोट कर लें, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना, आपके पास में ओके। चलिए 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें यार हम भी, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेटा अनुक्रम हमारे पास में जो सीक्वेंस होता है बेसिकली वो 2 टाइप का होता है, उस बारे में भी जानकारी ले लें कि जो सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, इसको ज़्यादा थोड़ा सा बहुत आसान टॉपिक है। जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस जो होता है वो 2 टाइप का होता है ना। एक तो होता है परिमित, क्या होता है परिमित, परिमित को इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट, फाइनाइट है ना, फाइनाइट। और एक होता है अपरिमित, अपरिमित, परिमित, और जिसको कहा जा सकता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। मतलब क्या है, सीधी सी बात है, अगर किसी सीक्वेंस के अंदर जो पदों की संख्या है, अगर पदों की जो संख्या है
पदों की संख्या अगर फाइनाइट है, परिमित है, जैसे हमने समुच्चय सिद्धांत में पढ़ा था कि अगर पदों की संख्या, अगर सदस्यों की संख्या परिमित है, कि काउंटेबल है, कि कितनी है ये बताई जा सकती है, तो उसको कहेंगे फाइनाइट है। ये जो है हमारा एक परिमित सीक्वेंस है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। पदों की संख्या परिमित है तो, है ना, तो ये कहलाएगा आपके पास में परिमित सीक्वेंस या फिर फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। सीक्वेंस एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो मैंने एक लिखा एग्जांपल, जैसे 1 3 5, देन उसके बाद में आ जाएगा 7, ऐसे ही चलते चलते सपोज कर लो लास्ट की जो टर्म है हमने लिख दी 29। यहाँ पे चलते चलते बीच में और भी टर्म्स आई होंगी, तो हमने कहा कि इसकी अंतिम टर्म हमें पता है, इसका आखिरी पद जो है, इस सीक्वेंस का आखिरी पद पता है मुझे, आखिरी का पद 29 है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब बात परिमित है, फाइनाइट है, गिने जाने वाली बात है, तो हम इसको कह देंगे, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कह देंगे कि ये फाइनाइट सीक्वेंस है, यानी कि परिमित आपके पास में सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे वाले में चले, इसी को अगर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से, जिसमें पदों की संख्या, अगर बात करें पदों की जो संख्या है मेरे बेटे, पदों की जो संख्या है ना, पदों की जो संख्या है, अगर वो इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट का मतलब जिसको काउंटेबल नहीं हो, इनफाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल, जो काउंट नहीं की जा सकती हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 3 5 देन 7, एंड उसके बाद में यहाँ पे मैंने 3 डॉट बना दिए, और ये 3 डॉट ये बता रहे हैं कि भाई साहब इसका अंत नहीं है, अंत हमें पता नहीं है। जैसे इसका अंत 29 था और इसका अंत हमें नहीं पता है, ये पता नहीं कितना है, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको कह देंगे हम अपरिमित इनफाइनाइट आपके पास में सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये दो चीजें बहुत जरूरी थी। अब उसके बाद में एक और टॉपिक है जिसको हमें थोड़ा सा उस पर नजर डालने की हम जरूरत है, क्योंकि सीक्वेंस को ना आप जब बड़ी क्लासेस के अंदर जाओगे तो सीक्वेंस को फलन के रूप में भी पढ़ा जाता है, जो हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा था। आप इस चीज से घबराए ना कि सर फलन भूत बन के डराता है ना लोगों को, कुछ बच्चों को फलन समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने तो पूरी कोशिश करी है भाई, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत बच्चों को समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो 2 बार देखे हैं ना, जब एक बार देखो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरी बार देखोगे तो उम्मीद करता हूँ फिर आपको फटाफट समझ में आएगा। नई चीज़ों के साथ में ऐसा ही होता है, जब पहली बार देखते हैं तो उसको ऐसे देखते हैं घूर करके कि यार ये है क्या, लेकिन जब उस चीज़ को हम दोबारा देखते हैं तो फिर वो लगता है कि यार देखी हुई है, समझ आ जाएगी, है ना। तो इसलिए कहता हूँ जो फलन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसको अच्छे से देख लेना। एक बारी में अगर समझ में ना आ रहा होगा तो दूसरी बारी में उसको एक बार समय लगा करके उसको एक बार और अच्छे से कर लेना। तो हम लोग इस सीक्वेंस को ना, इसको आप पॉज करके नोट कर लो, ठीक है ना, हम सीक्वेंस को ना फलन के रूप में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना आपके पास में। तो हम एक टॉपिक और डिस्कस कर सकते हैं कि अनुक्रम जो होता है, अनुक्रम यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं, याद हो गया होगा, सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हम लोग फलन के रूप में पढ़ते हैं, फलन के रूप में। फलन क्या था बेसिकली हमने बताया था, फलन क्या था। हमने जब फलन पढ़ा था तो हमने एक इस तरीके की चीजें पढ़ी थी कि एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज कर लोगे 2x प्लस के 7 है ना आपके पास में, 2x प्लस के 7 है, जहां पर हम x जो है, x की जो वैल्यू ऑफ x है, वैल्यू ऑफ x है, वैल्यू ऑफ x है ना, x के जो मान है, x के मान जहां से आते हैं, x के मान जहां से आते हैं उसको हम डोमेन कहते थे। क्या कहते थे? डोमेन कहते थे। और जब हम x का मान कुछ भरते हैं, जैसे x का मान मैंने सपोज कर लिया 1 भर दिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक fx मिलता था, यानी कि इसमें हम जब 2 एकम 2 प्लस 7 करेंगे तो 9 मिलेगा। यानी कि एक x के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इधर एक fx मिलता था। जैसे x की वैल्यू मैंने 1 भरी तो मेरे को इधर की तरफ कोडोमेन के अंदर मेरे को 9 मिल रहा है, ठीक है ना।
तो ये बेसिकली फंक्शन एक मशीन के तरीके से काम करता था, जिसमें हम कुछ सामान डालते थे, हमने इधर कुछ डाला और इधर कुछ निकल करके आ गया, इधर से मैंने x डाला, इधर से मेरा fx निकल करके आ जा रहा है ना। तो हम लोग अनुक्रम को भी इसी रूप में पढ़ सकते हैं, और वो मैं बता चुका। जो हमने व्यापक पद पढ़ा है, जनरल टर्म पढ़ी है, उसको एक फलन के तरीके से देख सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे बताता हूँ। मैंने अभी आपके सामने लिखा कि an इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 2n, an इज इक्वल टू मैंने 2n लिख दिया। एक नियम है। फंक्शन भी क्या होता था, फलन भी क्या होता था, फलन क्या होता था, फलन हमने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था, फलन भी एक रूल ही तो है, एज ए रूल, एक नियम के तरीके से तो काम करता है, ये भी नियम है। इसमें नियम क्या है कि जो f के पेट में आएगा पहले वो उसका डबल करेगा, उसमें 7 जोड़ देगा। f के पेट में 1 आया, उसका पहले डबल करा, उसमें 7 जोड़ दिया, तो निकल के आया 9, है ना। तो और ये भी तो ऐसा ही है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू कुछ देता हूँ, n की वैल्यू कुछ देता हूँ, है ना, आपके पास में, तो मेरे को एक an निकल के आता है। मतलब क्या है, एक मशीन के तरीके से ये भी काम करता है कि अगर मैं n दूंगा, n को कुछ वैल्यू दूंगा, तो मेरे को an निकल करके आ जाएगा। इट मीन्स अगर मैं सपोज कर लो n की वैल्यू 1 देता हूँ, तो मेरे को मिल के आता है इधर की तरफ a1, है ना, आपके पास में, है ना। तो ये भी तो इस तरीके से काम करेगा। तो देखो ध्यान से, जैसे इसके अंदर अगर मैं a1 यानी कि मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, जैसे मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रख रहा था, तो मेरा a1 निकल कर कितना आ जाएगा, 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस एक फलन है, एक फलन है, एक फंक्शन है ना, फंक्शन है, ठीक है। आपके पास में एक फलन है, फलन ही लिख लो, फंक्शन आपको पता ही अंग्रेजी में, जिसका जो डोमेन है, जिसका डोमेन जो है, डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं, वहां मैंने सिखाया था प्रांत, नेचुरल नंबर्स होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, है ना, प्राकृत संख्याएं है। आप देख भी पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि डोमेन में क्या आएगा, आप मुझे बताओ। डोमेन का मतलब जैसे मैंने कहा था यहाँ x के मान जो होते हैं डोमेन होते हैं, तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो क्या होगा, n के जो मान होंगे, और n के मान तो सीधी बात है 1 2 3 4 5 यही होंगे, और ये क्या होती है, ये हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, और जिनके समुच्चय को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये कहा जा सकता है कि सीक्वेंस एक फलन है जिसका डोमेन जो है वो प्राकृत संख्या यानी कि n है, ठीक है ना, प्राकृत संख्या यानी कि n है आपके पास में। कहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ n आएगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक an इधर मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 1 भरा था अभी इसके अंदर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इधर एक वैल्यू मिलेगी 2, है ना। तो अगर हम एक सीक्वेंस बनाना चाहें ऐसे बन सकता है, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे an निकल आएगा, है ना। तो अगर मैं 1 भरता हूँ तो 2 आता है ना, आपके पास में 2 भरता हूँ तो 2 भर लो, इसमें 2 दूनी 4, तो मेरे को 4 मिल जाएगा आपके पास में। इसमें 3 भरता हूँ तो मेरे पास में 6 आ जाएगा, 4 भरता हूँ तो मेरे पास में 8 आ जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा आपके पास में। n की वैल्यूज जो आएंगी सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, और निकल करके, तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते थे, इसको कहते थे हम डोमेन। क्या कहते थे हम, डोमेन। और इसको हम लोग कहते थे, ये कोडोमेन है, ठीक है नहीं आपके पास में। और ये आपको समझ में आ रही होगी बातें, आप इतना टेंशन ना लें इसको लेकर के। कभी आप ही सोच रहे हो कि फलन आ गया जी, अब भागो उठो दौड़ो, फलन तो मैं पहले समझ में नहीं आया, तब क्या समझ में आएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा कतई भी नहीं है। अब पहली बात तो हम फलन का इसमें इस्तेमाल करने के ही नहीं है, इस पूरे चैप्टर में कहीं बात फलन की नहीं होगी। लेकिन वो मैं आपको एक बात बता दूं, फलन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आया होगा फलन वाला चैप्टर, तो मेरे बेटे बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से आप लोग उसको दोबारा देखें, क्योंकि वो समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब जितनी बातें हो सकती थी मेरे भाई सीक्वेंस को लेकर के वो मैंने कर ली हैं। अब एक दूसरा टॉपिक हमारे पास उपलब्ध था, और वो था सीरीज, यानी कि सीरीज का मतलब श्रेणी, ठीक है ना। श्रेणी क्या होती है, उसको करने के बाद फिर हम लोग करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स,
और इसका इंट्रोडक्शन करते हैं खत्म, ठीक है ना। देखिए दूसरा टॉपिक जो था वो था श्रेणी। क्या थी? श्रेणी। श्रेणी को अंग्रेजी में आप याद रखें सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज, है ना, सीरीज आपके पास में क्या कहते हैं भैया? सीरीज। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस आपके सामने लिखा, सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया था अभी, 2 4 6 8 10 12, ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास क्या था? ये एक सीक्वेंस था, ये हमारे पास में एक सीक्वेंस है। लेकिन अगर सीक्वेंस की टर्म को, जो हमारे इसके पद हैं, इनके पदों के बीच में मैं प्लस का चिन्ह लगा दूं, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + डॉट 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 डॉट, तो फिर इसका नाम हो जाएगा सीरीज। क्या हो जाएगा? सीरीज, श्रेणी। बस छोटी सी बात यह है कि किसी भी सीक्वेंस, किसी भी अनुक्रम के पदों, जो पद हैं उनके बीच में अगर उनको हम लोग प्लस के चिन्ह से कनेक्ट कर दें, प्लस के चिन्ह से आप कनेक्ट कर दो, तो जो रिजल्ट में जो निकल करके आपको दिखाई देगी ये सीरीज है। ये क्या है? सीरीज है, यानी कि ये श्रेणी है। भाई इतनी सी बात समझनी, इसके अलावा कुछ नहीं समझना। आगे चलते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स करते हैं। तब तक आप वीडियो को पॉज करके जरा जो नोट करने वाली बात है, नोट करने वाला कुछ है ही नहीं। चले बेटा, जितनी जानकारी अभी तक इकट्ठी की है उसको इस्तेमाल करते हुए कुछ उदाहरण कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना, आपके एनसीईआरटी बुक से। तो लेकिन यार एक चीज मेरे से छूटी है, एक चीज और मैं आपको बताता चलूं। एक वर्ड है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक है फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची, ठीक है ना, सीक्वेंस, अनुक्रम, या सीक्वेंस ही लिख लो, सीक्वेंस। ये क्या होता है इसको समझ ले रहा है एक बार, इसका पहचान थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल के स्तर पे आ जाती है, इसकी पहचान पता होनी चाहिए। क्योंकि जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो, और इसका जिक्र हुआ तो इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि अगर मैं एक ऐसा सीक्वेंस आपके सामने लिखूं, जैसे कि लिख रहा हूं मैं, जैसे 1,1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, एंड फिर उसके बाद में 8, फिर आपके पास में आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 21, ऐसा एक सीक्वेंस है ये। इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इसको आप कहोगे सर क्या पैटर्न है, क्योंकि हमने ये कहा था कि किसी भी सीक्वेंस को देखें, सीक्वेंस की खास बात होती है तो उसमें कोई मैथमेटिकल रूल होता है ना, या तो कोई मैथमेटिकल रूल होता है या कोई पैटर्न काम में आता है, कोई पैटर्न काम में आता है ना आपके पास में। बट इसके अंदर अगर आप देखो तो पैटर्न क्या काम में आ रहा है? पैटर्न काम में आ रहा है, इसका एनवा पद हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इसका व्यापक पद हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका एक रूल हमें समझ में आ रहा है, वो ये है कि इसमें जो A1 है वो तो A2 के बराबर है, पहला पद दूसरे के बराबर है, और जो पद होता है जैसे हमारे पास में जो A2 है वो बराबर है, अगर ध्यान दिया जाए वो A1 + A2 के बराबर है ना, देख लो ना आप खुद ही। जो हमारे पास में A2 है ना, सॉरी A2 नहीं, A3 जो है, जो तीसरा पद है वो इन दोनों के योग के बराबर है। अगर मैं A4 की बात करूं तो A4 जो है वो A2 + A3 के बराबर है, चेक कर लो ना। अगर मैं A4 की बात करूं, बिकॉज ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है ना, तो A4 जो है वो A2 और A3 के योग के बराबर है, और A5 जो है वो A3 + A4 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें इसमें जो रूल फॉलो हो रहा है वो रूल ये है कि अगर हम AN देखें, AN जो होगा, आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब 5 में से 2 कम होना चाहिए। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ n-2 आना चाहिए, प्लस आपके पास में an-1। तो ये जो रूल है, ये जो आपके पास में रूल बना है, दिस इज अ रूल, है ना, ये रूल जो बना है आपके पास में, ये हमारा कहलाता है फिबोनाची सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस, इसको याद कर लो, जितना समझ में आता है समझ लो, कि मैंने पूरी कोशिश कर ली वैसे बताने की। इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है। और इसमें एक खास बात और है कि जो n की वैल्यू लेनी है ना, n की वैल्यू जो लेनी है वो 2 से बड़ी लेनी है,
क्योंकि आप 2 से बड़ी जब वैल्यू लोगे तभी पद निकलेंगे, अगर इसमें 1 रख लोगे तो पद नहीं निकलेगा, है ना। आपके पास 2 से बड़ी का मतलब देखो सही तरीके से जो सीक्वेंस शुरू हुआ है इनको छोड़ करके यहीं से शुरू हुआ है, 2 3 5, इन दोनों को जोड़ा तो 5 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 8 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 13 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 21 आया, तो ऐसे आपके पास में। लेकिन चलो इसको लिख करके नोट करके इसको छोड़ दो, इसको कहीं जिक्र होगा ना आपको, कहीं आपको जिंदगी में जिक्र होगा इसका, तो फिर आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ वहाँ देखा नहीं था हमने इसको। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस बहुत आसान है, क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो जैसे हमारे पास उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने बेचारे ने कहा है कि दी गई परिभाषाओं के अनुसार, ये परिभाषा दी गई है कि किसी भी सीक्वेंस का जो nवां पद है वो दे दिया गया है, व्यापक पद हमें दे दिया गया है, तो हमें प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो an है, an कैन बी फाइंड आउट 2n + 5, तो मेरे को प्रथम 3 निकालने हैं, यानी कि जब मैं a1 निकालूंगा a2 निकालना है और फिर इसका a3 निकालना है। तो सीधी सी बात है, n की जगह 1 भर दोगे तो 2 × 1 + 5 दैट इज 2 और 5 7 आ जाएगा। फिर 2, जब 2 भरेंगे a2 निकालेंगे तो यहाँ पे n की जगह 2 भर देंगे, तो 2 + 5, 2 दूनी 4 और 1 4 और 5 9 आ जाएगा। जब हम 3 भरेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, तो 2 3 6 है ना, तो 2 × 3 + 5, इसका मतलब हो जाए 2 3 6 और 5 11 आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस के, है ना, इस सीक्वेंस के प्रथम 3 पद क्या बनेंगे, 7 9 और 6। तो 7 9 और 6 नहीं, 2 3 6 और 5 11 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 9 और आपके पास में कितना आ जाएगा, 7 9 और 6 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको ऐसे दिखा देंगे। दूसरा क्या है, दूसरे में जो डेफिनेशन दी गई है, जो रूल दिया गया है, वो रूल है कि an जो है वो n-3/4 है, तो उसके भी पहले 3 पद हमें निकालने हैं। तो आप पहले a1 निकालिए, a1 का मतलब n का मान आप क्या भरोगे, 1 भरोगे, तो इसमें 1 भरोगे तो 1 - 3/4, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा -2/4 और 2 × 2, 2 दूनी 4, तो -1/2। तो सीधी बात है a1 की वैल्यू -1/2 आ गई। अगर मैं a2 निकालूंगा तो इसके अंदर हम n की वैल्यू क्या भर देंगे, 2 भरेंगे, तो 2 - 3/4 दैट इज -1/4। अब निकालो a3, जब मैं a3 निकालूंगा तो आ जाएगा 3 - 3/4, जब यहाँ 3 भरूंगा और तो 0/4 दैट इज 0। तो इसका मतलब 3 पद क्या क्या आ जाएंगे, -1/2, -1/4 और फिर 0। तो ये हमारे इसके प्रथम 3 पद आपके निकल करके सामने आएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है ना। लेकिन जो a2 है वो भी माइनस में ही है ना, ठीक है, ओके। चलिए अब अगर हम लोग बढ़े एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप पढ़ो उसको कि किसी सीक्वेंस का एक nवां पद हमें दे दिया गया है, किसी सीक्वेंस का nवां पद हमें दे दिया गया है। उदाहरण नंबर जो 2 है, इसके अंदर हमें जो an दिया है वो दिया गया है n-1 and n-2 and n-2n-2 ये तो है, अरे क्या है ये 2 - n, उसके बाद में है यहाँ 3 + n द्वारा परिभाषित का 20वां पद निकालना। तो सीधी बात है a20 निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 रिप्लेस कर देंगे, तो 20 - 1 and 2 - 20 and 3 + 20, तो सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 19 × -18 × 23, है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -19 × 18 × 23, इसको सॉल्व कर लेना, गुणा कर लेना, और आ जाएगा 78 66। तो ये आपका इसका 20वां पद बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें उदाहरण नंबर 3 की, एग्जाम्पल नंबर 3 जो दिया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, उसमें कहा गया है किसी अनुक्रम an निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित है। हमें दिया गया है कि an जो है वो 1 है, ठीक है, a1 जो है पहला पद वो 1 है, और जो an है ना वो बराबर है an-1 +2 से, ठीक है ना। आपके पास में इसको मैं थोड़ा सा ढंग से करूंगा, एक बार लिख लूँ क्वेश्चन को, तो इसमें समझाने वाली बात है थोड़ी सी यार।
चलिए बेटा, अब इसमें थोड़ा सा दम ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझाने वाली बात थी, इसलिए मैं इसको अलग से लेके आया हूं। तो भाई साहब कह रहे हैं कि माना किसी अनुक्रम an निम्नलिखित रूप से परिभाषित है, कि उसने कहा है कि a1 का मतलब क्या है कि उसका पहला पद तो 1 है, ठीक है जी, और बाकी के पद की जानकारी मिलेगी आपको इससे, बाकी आगे के पद कैसे होंगे इससे मिलेगी जानकारी। जहां पर n का जो मान लेना है वो 2 से बड़ा या बराबर लेना है, यानी कि n की जो वैल्यूज हम शुरू करेंगे, क्योंकि 1 तो आ ही गया ना पहला पद, तो 2 3 4 5 ऐसे लेके चलेंगे, n की वैल्यू जो लेंगे इनमें से लेंगे, ठीक है ना। n की वैल्यू यहां से फाइंड आउट की जाएगी आपके पास इस सेट में से, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, आप एक काम करो, इसको उठा लो। अब जो an है बेसिकली वो किसके बराबर है, n-2 n-1 प्लस 2 के। अब n की वैल्यू हम जैसे पहला हमें पद निकालना है 5, तो पहले 5 पद क्या होंगे कि a1 a2 a3 a4 a5 है ना। लेकिन मेरे बेटे मेरे भाई क्या है, उसने a1 तो पहले दे ही दिया, इसका मतलब मेरे को कहाँ से शुरू करना है, 2 से। तो n का मान 2 भरो इसके अंदर, तो a2 कैन बी फाइंड आउट a2 - 1 प्लस 2, यानी कहने की बात है कि जो a2 है वो आ जाएगा हमारे पास में कितना, ध्यान से मैं आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, a 2 में से एक जाके कितना बचता है, a1 प्लस 2, यानी कि a1 प्लस 2, और a1 का मान कितना है 1 है, a1 का मान कितना है 1 है, तो 1 प्लस 2 इसका मतलब आ गया 3, तो इसका मतलब a2 जो है वो कितना आ जाएगा, 3 आ गया, लो भाई 3 आ गया। अब मेरे को निकालना a3 का मतलब है कि इसके अंदर n का मान आप 3 भरोगे, n का मान क्या भरोगे, 3 भरोगे, तो क्या करोगे आप, a3 - 1 प्लस 2, यानी क्या आ जाएगा a, 3 में से एक जा करके बचता है a2 प्लस 2। अब ध्यान दो, a2 की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, a2 की वैल्यू 3 निकाली, तो 3 प्लस 2 इसका मतलब ये आ गया 5, तो ये आ जाएगा मेरे बेटे 5, ठीक है। अब चलो a4 निकाल लो, a4 का मतलब है इसके अंदर n की वैल्यू 4 भर देंगे, तो a4 - 1 प्लस 2, इसका मतलब है a 4 में से एक जाके बचता 3 है ना, प्लस 2, और a3 तीसरा पद क्या है 5 है, तो ये जाएगा 5 प्लस 2, इसका मतलब आ जाएगा 7। a5 निकालो, a5 क्या है, a5 होगा a, इसमें भर देंगे 5 - 1 प्लस 2, यानी कि a4 प्लस 2, और ये आपके पास में 7 प्लस 2 दैट इज आ जाएगा 9। इसका मतलब हमारे पास में जो अनुक्रम के पहले 5 पद होंगे वो हो जाएंगे 1, 5 पद निकालने थे ना पहले, ठीक है ना आपके पास में, तो ठीक है। तो हमारे पास पहला पद तो क्या होता है, a1 होता है, फिर a2 होता है, फिर a3 होता है, a4 होता है, a5 होता है। तो a1 की वैल्यू कितनी उसने ऑलरेडी दी थी, 1 दी थी, तो 1 कोमा a2 कितना निकाला है, 3 निकाला है, और ये आपने 7 निकाला, ये 9 निकाला, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद में 5 निकाला है, 7 निकाला है, और 9 निकाला है, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन उसके बाद भी उसने एक बात कही कि अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करो, उसके बाद में कहा ये वाली लाइन संगत श्रेणी बताओ। श्रेणी का क्या तरीका है, हम श्रेणी को लिखने के लिए क्या करते हैं, जो अनुक्रम के जो पद होते हैं उनमें प्लस का चिन्ह लगा के लिखते हैं, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये जो है वो आपके पास में संगत श्रेणी आ जाएगी, संगत श्रेणी है। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ योर 8.1। अब आप बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हो कि क्वेश्चंस कर पाओ 9.1 सॉरी, ठीक है ना। चलिए